जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए जो अंतिम 20 दिन बचा है, उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि इन बचे हुए 20 दिनों में मैं आप सभी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो उसी सीरीज़ का आज ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक क्लास कराया है जो कि आज दिन में 10 बजे मैंने अपलोड किया था, जिसमें इतिहास के महत्वपूर्ण 3 टॉपिक पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को कराया है। बेसिकली इस वीडियो में यानी ये जो दूसरा क्लास है, इसमें मैं पॉलिटी के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ। नागरिकता भाग 2, मूल अधिकार भाग 3, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 और भाग 4 के का मूल कर्तव्य। इन सभी से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं एक्सपेक्टेड जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है उसको करेंगे। और यकीन मानिए आपके बिहार पुलिस के प्रत्येक शिफ्ट में इन चारों टॉपिक से किसी न किसी टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाएंगे ही जाएंगे। जब आप परीक्षा देंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक ना। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बाबू मैं इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप 10 सेकंड का तो मेहनत कर दीजिए। 10 सेकंड में आप 3 काम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये वीडियो 30 मिनट 45 मिनट 1 घंटे का वीडियो है, और इसके बनाने के पीछे 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा का मेहनत है। तो मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप कुछ 10 सेकंड का भी तो मेहनत कीजिए। समझ गए बातों को? तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने यहाँ टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे कि नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, इनका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यही सब प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेगा। लेकिन आपको अपने से क्या करना है, अपने से मैंने पिछले वीडियो में बताया था यानी पिछले क्लास में बताया था कि आपको अपने घर पे जो भी आपके पास बुक होगा उस बुक से इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा भी अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि हाँ ये सवाल सही है तो उसको पढ़ना है और याद कर लेना है, ठीक ना। चलिए हम लोग सबसे पहले भाग 2 नागरिकता को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 2 में। और अगर अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 5 से 11 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? तो नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? तो आपका पार्लियामेंट यानी संसद बनाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में आपको एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकहरी या फिर एकल, यहाँ एकहरी भी होता है यानी आप भारत का नागरिक हैं तो एकहरी नागरिकता है। आप बिहार का नागरिक नहीं हैं, आप बिहार के निवासी हैं। अगर कोई मान लीजिए बिहार का है तो कहेगा हम नहीं बिहार के नागरिक हैं। नहीं बाबू, आप बिहार के नागरिक नहीं, आप बिहार के निवासी हैं लेकिन आप भारत के नागरिक हैं, ठीक ना। जैसे कि यहाँ है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है यानी अमेरिका के किसी राज्य का अगर वो कोई नागरिक है तो उस राज्य का भी नागरिक है और देश का भी नागरिक है। लेकिन यहाँ भारत में ऐसा नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकता किस देश से संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो देखिए नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समाप्त करने के लिए इसके 3 शर्त हैं, ठीक ना। ये डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि इनमें से बताइए कौन सा नागरिकता प्राप्त करने की विधि नहीं है। तो याद कर लीजिए ये 5 विधियाँ हैं जिससे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप जन्म के आधार पर, या फिर वंश के आधार पर, या फिर पंजीकरण कराकर, या फिर देशीयकरण करके, या फिर अर्जित भूमि, ठीक ना। इसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, डिटेल्स में आपका बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा, लेकिन इतना ज़रूर पूछ देगा कि हाँ इसमें नागरिकता प्राप्त करने की कौन सी विधि नहीं है, ठीक। तो ये 5 गो विधि है और उसके अलावा अगर कोई ऑप्शन में रहेगा तो उसको आपको टिक करना है, ठीक ना। चलिए और शर्त देख लीजिए कि क्या क्या आपका शर्त है नागरिकता समाप्त होने का। तो पहला शर्त है विदेशी नागरिकता। यदि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करेंगे ना तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरा है स्वतः त्याग, या यदि आप मान लीजिए अपने मन से त्याग करते हैं कि हमको भारत का नागरिक नहीं बनना है तो आपको नागरिकता त्याग मतलब समाप्त हो जाएगी। या फिर सरकार द्वारा समाप्त, या सरकार आपको नागरिकता छीन ले रही है किसी भी कारणवश, मान लीजिए आप दिवालिया हो गए, पागल हो गए, या फिर कोई गैर कानूनी काम करने लगे, सरकार के विरुद्ध करने लगे, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको नागरिकता समाप्त कर सकती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विदेशी नागरिकता ग्रहण करते ही भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। मैंने अभी पिछले बताया। यह किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9। देखिए जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है इसको याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको यह ट्रिक से याद करा दे रहा हूँ। देखिए कितना जल्दी आपको याद हो जाएगा, आपको कितना जल्दी याद हो जाएगा बाबू, देखते रहिए।
देखिए कितना है अनुच्छेद से, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। यही है ना, यही ना है अनुच्छेद। देखिए बस ध्यान को मेरी बातों को सुनते जाइए और ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। 5 से हो जाएगा प्रारंभ, क्या हो जाएगा प्रारंभ, 5 से प्रारंभ, 6 से छूटल, 7 से सातिर, 8 से एडवांस, 9 से नौ, 10 से बस। क्या मैंने बोला, 5 से प्रारंभ, यानी अनुच्छेद 5 में ये है कि प्रारंभ में नागरिकता, मतलब जो प्रारंभ में नागरिकता जिसको दिया गया है वो अनुच्छेद 5 में है। 6 से छूटल, छूटल मतलब जो पाकिस्तान में छूट गए हैं, यानी मान लीजिए कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो कुछ भारत जो पाकिस्तान था पहले भारत में ही था ना, उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, तो कुछ नागरिक भारत में ही थे, वो भारत में आना चाह रहे हैं, मान लीजिए छूट गए हैं वो, तो उनको भी नागरिकता देना चाहिए ना, वो तो बंटवारा हुआ है तो उनकी क्या गलती है। तो छूटल, 6 से छूटल, 7 से सातिर, सातिर मतलब कि जब आज़ाद हुआ तो भारत से पाकिस्तान में चले गए वो, लेकिन उनको कुछ दिन बाद पता चला अरे ससुर आई तो पाकिस्तान है, आतंकवादी वाला देश है, ये तो हमको उड़ा देगा, तो भारत में आना चाहते हैं, तो भारत में आना चाहते हैं तो भाई भारत अपना नागरिकता देगा ही ना, आएंगे तो वो सातिर लोग हैं, पहले तो चले गए लेकिन फिर वो आएंगे, उसके लिए परमिट डेट है, संविधान लागू होने से पहले आना था, तो वो हो गया। उसके बाद 8 से एडवांस, एडवांस मतलब जो बाहर देश में कमाते हैं, यानी जो विदेशों में कमाते हैं, एनआरआई लोग हो गए, या फिर मान लीजिए कोई भी हो गया और गया बाहर, मान लीजिए हनीमून मनाने गया, चाहे कुछ भी करने गया, हनीमून में तो बच्चा नहीं पैदा होगा इतना जल्दी, लेकिन कुछ भी करने गया, मान लीजिए घूमने गया अपनी बीवी को लेकर, उसका बच्चा पैदा हो गया, तो क्या वहाँ का नागरिक हो जाएगा, नहीं, वहाँ का नागरिक नहीं होगा। ठीक, 9 से 9, 9 से 9, 9 मतलब नहीं, नौ, अनुच्छेद 9 में मैंने आपको बताया है कि यदि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत का नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा। और 10 से बस, बस मतलब कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, कोई भी आपको कुछ नहीं करेगा जब तक आप कोई भी देश विरोधी मतलब काम नहीं करेंगे, तो यह आप समझ गए। और अनुच्छेद 11 बस आपको याद करना है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, मैंने आपको ऊपर ही बताया। तो ये आपको अनुच्छेद कितना जल्दी याद हो गया, 5 से प्रारंभ, 6 से छूटल, 7 से सातिर, 8 से एडवांस, 9 से नौ, 10 से बस। ठीक, याद हो गया, चलिए याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आगे क्या प्रश्न को देखते हैं। हम लोग कहाँ थे, हाँ अगला प्रश्न है नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था, तो बाबू नागरिकता पर पहला विवरण दिया था आपका अरस्तू ने दिया था, ठीक ना, अरस्तू ने। आगे बात करेंगे कि भारत की नागरिक किस अधिनियम पर आधारित है, तो भारत का जो नागरिकता है, सॉरी नागरिक लिखा गया है, यहाँ नागरिकता होगा, भारत की नागरिकता किस अधिनियम पर आधारित है, तो वो 1955 के अधिनियम पर आधारित है, ये पूछेगा सवाल। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कि नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो वो 1986 में किया गया था। पहली बार संशोधन नागरिकता में कब किया गया था, 1986 में। ठीक, तो ये नागरिकता से जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने भाग 3 मौलिक अधिकार के तरफ, मूल अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको फंडामेंटल राइट भी इंग्लिश में बोलते हैं, उसके तरफ चलते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें मैं अनुच्छेद बताने लगूंगा डिटेल्स ले तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है मैं उसको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताया हूँ, जब टॉपिक्स वाले वीडियो में बताया था कि कौन कौन सा टॉपिक्स मुझे पढ़ाना है, उसमें एक टॉपिक्स है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो उसमें सभी अनुच्छेद को मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे क्लास में, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो खाली देख कर याद हो जाएगा, ठीक ना। आपको रटाफिकेशन करना ही नहीं है बाबू। कैसे आपको नागरिकता वाला अनुच्छेद याद हो गया, वैसे ही मैं आपको सभी अनुच्छेद याद करा लूँगा, ठीक ना। टाइम दीजिए, 2-4 दिन में उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, सभी टॉपिक्स पर वीडियो में बनाने ही वाला हूँ। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको मैं इसमें बता दे रहा हूँ, और जितने भी प्रश्न बनते हैं मूल अधिकार से। तो देखिए मूल अधिकार से पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार वर्णित है, तो सिंपल सा प्रश्न है ये, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, लेकिन ये पूछ देता है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो कन्फ्यूज जाना नहीं है, भाग 3 में है, और अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो वो भाग 3 यानी मूल अधिकार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपको यूएसए से, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि विधि के समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए आपका अनुच्छेद 14 में है विधि के समान समानता और विधि के समान संरक्षण, समझे, ये दो चीज़ें हैं अनुच्छेद 14 में। किसमें, अनुच्छेद 14 में दो चीज़ें हैं, विधि, विधि मतलब कानून होता है, कानून के समान सब बराबर हैं, समानता है, और कानून के समान संरक्षण भी है। तो ये क्यों जोड़ा गया, तो देखिए कानून के समान समानता ये ब्रिटेन से लिया गया था, इसका मतलब हुआ कि कानून के समान सब बराबर हैं। लेकिन मान कर चलिए कि कल आप बिहार पुलिस हो गए, दिमाग लगाइए, कल आप बिहार पुलिस हो गए, रात में आपका गश्त लग गया, ड्यूटी लग गया, रात्रि गश्त ड्यूटी लग गई,
महिलाओं का भी ड्यूटी लगता है, महिलाएं भी नौकरी करती हैं। तो आपके दिमाग में सवाल ज़रूर रहेगा कि ससुराई हमारी इतना पैसा लेती है, सेम लेवल के नौकरी कर रहे हैं हम लोग, हम रात में ड्यूटी कर रहे हैं, ये ड्यूटी क्यों नहीं कर रही है रात में? इसको क्या दिक्कत है? इसको करना चाहिए रात में, कानून के समान तो सब बराबर है। लेकिन नहीं बबुआ, वो लड़की है, उसको संविधान संरक्षण दिया है, समझें? तो विधि के समान समानता जो है अनुच्छेद 14 में है, और समान संरक्षण भी अनुच्छेद 14 में है। लेकिन विधि के समान समानता लिया है ब्रिटेन से और ये लिया है अमेरिका से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिए, ठीक ना? तो अब जब आप बिहार पुलिस होंगे तो किसी पे आप ऑब्जेक्शन नहीं कीजिएगा, क्योंकि उनको अधिकार है, उनको संरक्षण है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता कांत यानी छुआछूत कांत किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 17 में, ठीक ना? अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18 में ही है उपाधियों का अंत, यानी आप कोई भी उपाधि नहीं धारण करेंगे, ठीक ना? शिक्षा तथा सेना को छोड़कर आपको कोई उपाधि धारण नहीं करना है। अगला प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 के ए में है, ठीक ना? 19 के ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, झंडा फहराने का स्वतंत्रता है, आरटीआई करने की स्वतंत्रता है। ये सब मैं अनुच्छेद के वीडियो में आपको बता दूंगा, याद करा दूंगा, परेशान नहीं होना है। चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन को फॉर्मेट के रूप में बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने प्रकार का मूल अधिकार है? तो देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने प्रकार का मूल अधिकार है बाबू? तो 6 प्रकार का। लेकिन पहले कितने प्रकार का था? 7 प्रकार का था। आगे कौन खत्म हुआ मैं आगे बताऊंगा। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? वो है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में है 3 चीज़ बताई गई है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंड मिलेगा, ये ना कि बार बार दंड मिलेगा, बार बार दंड नहीं मिलने वाला है। दूसरा है कि सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी जिसका मतलब अगर सज़ा किया है, मतलब कोई अपराध किया है आज, तो आज का जो कानून है उसी के आधार पर उसको सज़ा दी जाएगी। या ना कि अकबर के समय का सज़ा दिया जाएगा कि मच्छर मारने का सज़ा हाथ काटना है तो हाथ उसका काट दिया जाएगा, नहीं, मच्छर मारने का सज़ा अगर उसका 5 रुपया होगा तो 5 रुपया सज़ा दिया जाएगा, ठीक ना? आई होप समझ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल है निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है, जिसको हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी बोलते हैं। निजता है हमारी प्राइवेसी, कोई भंग नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21। चलिए अगला प्रश्न है विदेशी भ्रमण करने का, जो विदेश भ्रमण करते हैं वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है उसका अधिकार आपको अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 21 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 21, ठीक ना? अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्षों के लिए, 6 से 14 वर्षों के बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है आपको अनुच्छेद 21 के ए, यानी 21 के क में आपको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्षों के बालकों के लिए मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है बलात् श्रम तथा बेगारी पर रोक किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए यहाँ 2 अनुच्छेद है जिसमें कन्फ्यूजन होता है और कैंडिडेट गलती करके आते हैं। वो है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम। बलात् श्रम मतलब जानते हैं क्या होता है? बलपूर्वक कार्य, यानी किसी से आप बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते हैं। बेगारी मतलब कि बिना पैसा का, बिना पैसा का आप किसी को कार्य करा सकते हैं नहीं ना, अगर उसके काम कराएंगे तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो बलात् श्रम तथा बेगारी पर रोक ये है अनुच्छेद 23 में। जबकि अनुच्छेद 24 में है कि जो कारखाना होता है, यानी जो मतलब डेंजरस कारखाना होता है, उसमें बालकों का नियोजन पर प्रतिबंध है। यहाँ प्रतिशत लिखा गया है, प्रतिबंध है ना, यानी जो कारखाने हैं उसमें बालक काम नहीं करेंगे, छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे, ये बात किया गया है। तो क्या समझते हैं कैंडिडेट कि अगर बलात् श्रम आ गया तो उनको लगेगा अरे यार बलात् श्रम मतलब छोटे बालकों को काम कराना, ये नहीं। बलात् श्रम मतलब होता है ज़बरदस्ती श्रम, ज़बरदस्ती काम कराना, वो अनुच्छेद 23 में है। जबकि छोटे बच्चों को कारखाने में मतलब नियोजन में प्रतिबंधित किया गया है, उनको नहीं भेजना है कारखानों में, वो अनुच्छेद 24 में है, ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आपको अनुच्छेद 29 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक ना? अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीट की चर्चा की गई है? तो देखिए अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीटों की चर्चा की गई है, जिसके सहायता से आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 की सहायता से जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी आप अनुच्छेद 226 की सहायता से जा सकते हैं। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछेगा तो हाई कोर्ट भी पूछ सकता है, याद कर लीजिए अनुच्छेद 226 और जबकि सुप्रीम कोर्ट 32। यानी अगर मान लीजिए कोई भी मूल अधिकार में आपका हनन हुआ, मान लीजिए आपके कोई प्राइवेसी भंग कर दिया, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। वो किस अनुच्छेद
अनुच्छेद के तहत 226, या मान लीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का मन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक ना। और वो कौन सा 5 आपका रीट जारी मतलब है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। इसका अर्थ भी पूछ देता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को प्रस्तुत करो। अगर कोई भी पुलिस पकड़ती है ना तो उसको प्रस्तुत करना होता है 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में। ये है इस रीट का। परमादेश मतलब आदेश देना। अधिकार परीक्षा में तुम्हारा क्या अधिकार है। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है तुम्हारा क्या अधिकार है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, अब वो कार्य कर रहा है जो उसके अधिकार से बाहर हो, तो उससे आप पूछ सकते हैं इस रीट के तहत कि अरे बाबू तुम्हारा अधिकार कहाँ है। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में वहाँ डॉक्टर को सुई देने के बजाय मान लीजिए नर्स सुई दे रही है, कहीं देने का कहीं और दे दी कहीं और, तो इसी रीट के मतलब सहायता से आप जाएंगे, पूछेंगे उससे कि अच्छा संविधान में तो लिखा है कि डॉक्टर सुई देंगे, मतलब कहने का मतलब है कि जो उस लायक है वही करेगा काम, तो तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या अधिकार है। समझ गए बातों को ना। चलिए अगला है प्रतिषेध मतलब मना करना। ये न्यायालय द्वारा मना किया जाता है निचली न्यायालय को कि आपके बस में नहीं है, आगे बढ़ाइए काम। और उत्प्रेषण मतलब आगे बढ़ाओ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो ये प्रश्न परीक्षा में आपको पूछता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। अनुच्छेद 15, ऐसे याद कर लीजिए ना, ज़्यादा थोड़े ना याद करना है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे याद कीजिए। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे 4 बार 5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ये केवल भारतीयों को मिला है। ठीक, अगला प्रश्न है मूल अधिकार को कुछ समय के लिए कौन निलंबित कर सकता है। तो मूल अधिकार को कुछ समय के लिए आपको कौन निलंबित कर सकता है, तो हमारे राष्ट्रपति साहब कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आपात लगा तो निलंबित कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में वैसा 2 आपका मौलिक अधिकार है जो कि निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, कौन सा है, तो वो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आपका कभी नहीं खत्म होता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय अभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस रीट को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है, यानी किस रीट को पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है, तो वो है अधिकार परीक्षा। ठीक, अगला प्रश्न है किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को किसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारा क्या अधिकार है। रुकिए 1 सेकंड, पानी गिर गया, लग रहा है पसीना, काम नहीं कर रहा है बोर्ड। हाँ, तो फिर से इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर कोई कर्मचारी उस लायक नहीं है, लायक मतलब कि उसका हकदार नहीं है। अब सुई देने का अधिकार आपको उन्हीं को है, दवाई देने का अधिकार डॉक्टर को ही है, या फिर चालान काटने का अधिकार हमारे दरोगा जी को होता है। अगर सिपाही काटने लगे चालान तो आप पूछ सकते हैं कि बाबू आपका अधिकार क्या है। ठीक ना, बाकी थोड़ा बहुत चलता रहता है ये सब, ये वो चीज़, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा वैधानिक अधिकार बना दिया गया। देखिए जो 7वां आपका मूल अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार ही था। तो सुरा ये ट्रैक्टर वाले जाना था, ये सब भी परेशान किए रहता है फालतू का। तो देखिए जो 7वां आपका मौलिक अधिकार था या मूल अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। ठीक ना, जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया है, उसको समाप्त कर एक वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार आपको, कानूनी अधिकार भी कोई छीन नहीं सकता, लेकिन सरकार आपके से कानूनी अधिकार छीन सकती है। संपत्ति का अधिकार, मान लीजिए कोई चीज़ बनाना हो, सरकार को कोई बहुत बड़ा चीज़, मान लीजिए एयरपोर्ट बनाना है और वहाँ आपका संपत्ति है, मान लीजिए वहाँ ज़मीन है, तो अगर आपका मौलिक अधिकार रहता तो आप तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि देखिए साहब हमारे मौलिक अधिकार का ये हनन कर रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, हमारा मन नहीं है बेचने का, तो फिर सरकार को फिर हम पड़ जाएगी। इसलिए उसको क्या कर दिया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया कि मान लीजिए अगर कोई देश के प्रति अच्छा काम करने के लिए अगर सरकार चाहेगी तो उसको समाप्त कर सकती है, मौलिक जो वैधानिक अधिकार है। समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी संविधान द्वारा मूल अधिकार को, किसको संविधान द्वारा मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। अगला प्रश्न है मूल अधिकार क्या वाद योग्य है। वाद मतलब कि वाद विवाद मतलब क्या, इसको लेकर आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो हम बिल्कुल जा सकते हैं, आप मेरा कोई भी मूल अधिकार हनन करके दिखाइए, मैं तुरंत चला जाऊँगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी संगठन के सदस्य को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो देखिए अगर कोई भी संगठन है वो अगर राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के विरोध में है
तो उनसे वंचित किया जा सकता है। वो संगठन नहीं बना सकते हैं, वो एकत्रित नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा, देखिए इस वर्ड को पढ़िए, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया है? तो वो मुकदमा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो ये है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। और यही आप याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख जो हैं वो कृपाण यानी तलवार रखते हैं, मुस्लिम दाढ़ी रखते हैं, हिंदू जो लोग हैं अपना टिक्की होगी यानी चुन्नी जो जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार में, वो रखते हैं, ठीक ना, अनुच्छेद 25 के तहत ही। तो ये जो इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको बताए हैं ये सभी मौलिक अधिकार से थे। किससे? मौलिक अधिकार से थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा भी आपके पास नोटबुक है, बुक है, कोई भी, उससे जो भी आपको समझ में आ रहा है पढ़िएगा ज़रूर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नीति निर्देशक तत्वों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भाग 4, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। चलिए, इसका अगला प्रश्न है कि राज्य लोक कल्याण एवं अभिवृद्धि का प्रयास करेगी, किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 38 में। क्या है? अनुच्छेद 38 में है, राज्य लोक कल्याण एवं अभिवृद्धि का प्रयास करेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कभी कभी परीक्षा में पूछ देगा कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है। वर्ड पर ध्यान दीजिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में। मैं लिख सकता था भाई, लेकिन जानते हैं मेरे पास ना डिजिटल बोर्ड है, ना कुछ है, ना कलम है, ना ये हाथ से लिख रहे हैं इस पर, तो समझ रहे हैं ना, इतना मतलब कंजस्टेड होने के बाद भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक। लिख सकता था, लेकिन आप सुनिए, आप अपने पास कॉपी रखिए, उसमें नोट कीजिए कि अनुच्छेद 38 में तो है कि राज्य लोक कल्याण एवं अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, लेकिन परीक्षा में मैक्सिमम ये पूछता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है। तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 39, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत का संगठन आपका अनुच्छेद 40 में है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता आपका किस अनुच्छेद में है? ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो समान सिविल संहिता आपका अनुच्छेद 44 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। चलिए अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो बिहार पर शराब पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 के तहत लगाया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 47 के तहत लगाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाई पर तथा शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 50 में क्या है? तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है अनुच्छेद 50 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। अगला प्रश्न है कि राजकीय नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह किसका कथन है? ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा है। ये के.टी. शाह का कथन है। किसका कथन है? के.टी. शाह का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का संबंध है? यह अनुच्छेद 46 के अंतर्गत एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण के बारे में बात किया गया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जितने अनुच्छेद हैं ना आपको पढ़ लेना है। अब ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बता रहा हूँ, इसको आपको याद होना ही चाहिए। लेकिन मैं जब वीडियो बनाऊंगा ना महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसमें सभी अनुच्छेद को बाबू बिना टेंशन के याद करा दूंगा। आप यकीन मानिए ना, यकीन मानिए, एक भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सब एकदम हलवा हो जाएगा आपके लिए अनुच्छेद। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद करने लायक है, तो याद कर लीजिए। अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छा है, रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो इसको याद कर लीजिए, ठीक। बाकी मैं तो अगला वीडियो लाऊंगा ही, 2-3 दिन बाद एक टॉपिक में अनुच्छेद पर ही ला दूंगा। परेशान नहीं होना है, मैं पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा आपका। बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए, 10 सेकंड का सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए दिन भर लगा हूँ, रात भर लगा रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ 10 सेकंड का बाबू सपोर्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस संविधान से लिया गया है? यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी डीपीएसपी यानी जो भाग 4 है वो हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वही कभी कभी पूछ देता है कि आयरलैंड किस देश के संविधान से लिया है? तो आयरलैंड जो है वो स्पेन के संविधान से लिया है, ठीक ना। यानी स्पेन खुद बनाया, वहाँ से आयरलैंड अडॉप्ट किया और आयरलैंड से हम लोग अडॉप्ट किए। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है, यानी इसके लिए आप मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई कार्य नहीं सरकार कर रही है इसके रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। अगला है सवाल कि वह कौन सा राज्य है जिसमें एकमात्र समान सिविल संहिता लागू है? तो आपको बताना है कि
एकमात्र समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में मैंने आपको बताया, तो कौन सा राज्य है जिसमें एकमात्र वही राज्य है जिसमें ये लागू है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर गोवा। गोवा में सिर्फ एकमात्र समान सिविल संहिता लागू है। चलिए अगला प्रश्न है महिला प्रसूति। महिला प्रसूति किस अनुच्छेद में है, तो वो है आपका अनुच्छेद 42 में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है, ये है आपको अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति का बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में। इसी के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत भारत जो है वो यूएनओ का सदस्य बना है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया जाएगा। ठीक ना, कामगारों या कामगारों होगा, कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया जाएगा। ये है आपको अनुच्छेद 43 के क में, अनुच्छेद 43 के क में है। ठीक, इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए किसी उद्योग में आप कोई मजदूर काम कर रहा है, तो कोई भी वहाँ नई चीज़ें करनी है तो एक बार आप पूछ लीजिए, जो वहाँ कार्य कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि हाँ ऐसा हम करने जा रहे हैं, सही है कि नहीं है। ठीक ना, ये अनुच्छेद 43 के क में है। आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपका जो डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो समाप्त हुआ। अब हम लोग इसी वीडियो में मौलिक कर्तव्य को भी ख़त्म कर लेते हैं, जो कि भाग 4 के क में है। चलिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा किस भाग में है, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा आपको भाग 4 के क यानी अनुच्छेद 51 के क में है। अगर भाग पूछेगा तो भाग 4 के क, अगर अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अगला है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया है। और वही पूछ देगा कि किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो वह समिति थी सरदार स्वरचित समिति। सरदार स्वरचित समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है। ठीक ना, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, ये भी पूछता है आपको सवाल, तो वो लिया गया है आपको रूस से। किससे लिया गया है, रूस से लिया गया है। उस समय सोवियत संघ रूस था। ठीक ना, यूएसएसआर था, बाद में टूटा है ये 90-91 में। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, यानी मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो उस समय मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, एक भी नहीं था। वर्तमान में 11 है। चलिए मैं आपको यहाँ से अच्छे से समझा दे रहा हूँ। यहाँ अगला प्रश्न भी है कि 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो वह है 86वां संविधान संशोधन 2002। चलिए देखिए, जो मूल संविधान था उसमें एक भी नहीं था, एक भी मूल अधिकार नहीं था। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं भाई। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक ना, आगे मैंने आपको बताया है ना कि यहाँ मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो आप आंसर बताए हैं कि हाँ सर 42वां संविधान संशोधन 1976। तो वही मैं बता रहा हूँ कि मूल संविधान में तो एक भी नहीं हुआ, और जबकि यहाँ पे यहाँ मैं चेंज कर ले रहा हूँ मार्कर, जबकि यहाँ 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 जोड़ा गया। और जो 11वां है, यानी अभी वर्तमान में 11 है, लेकिन जो ये 11वां है ना मौलिक कर्तव्य, ये आपको जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। समझ गए बातों को। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें यह है कि आप 6 से 14 वर्षों के अभिभावकों को बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो अभिभावक हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा बच्चों को अपने ही अपनी भाषा में देने के लिए बताया गया है। ठीक ना, तो आई होप आपने सारी क्लास को देखा है, याद किया है। इसके रिलेटेड पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए, टेलीग्राम का यहाँ पर लिंक मैं दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा फिर से पीडीएफ से। और इसके अलावा भी आपके पास नोटबुक है तो उसमें भी देख लीजिएगा। ठीक, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, यही सब मेरा मोटिवेशन का काम करेगा। अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।